नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 का हिंदी का जो पाठ है नादान दोस्त, उसके प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। इस चैप्टर का नाम है नादान दोस्त। नादान दोस्त चैप्टर जो है आपने पढ़ लिया होगा। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर हो सकता है आपको होमवर्क के लिए मिले हों, या फिर आप याद करना चाहते हैं परीक्षा की तैयारी के लिए, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो। आइए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं, जो कि बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न है, चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे? 1 छत पर, 2 कार्निस पर, 3 खिड़की पर, 4 पेड़ पर। तो आपको चारों में से बताना है कहाँ पर दिए थे। तो कार्निस पर दिए थे। 2 जो उत्तर है वो बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न है, नादान दोस्त पाठ के लेखक कौन हैं? 1 कृष्णा सौबती, 2 प्रेमचंद, 3 विनय महाजन, 4 है विष्णु प्रभाकर। तो यहाँ पर प्रेमचंद जो है वो बिल्कुल सही है। नादान दोस्त पाठ के लेखक प्रेमचंद हैं। तीसरा हमारा प्रश्न है, श्यामा ने माँ को यह क्यों नहीं बताया कि दरवाजा केशव ने खोला था? 1 क्योंकि इससे केशव नाराज हो जाता, 2 यह सुनकर माँ पीट देती, 3 यह सुनकर माँ दोनों की पिटाई करती, 4 इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है यह सुनकर माँ पीट देती। 2 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। चौथा प्रश्न देखिए, बच्चों के मन में क्या जिज्ञासा थी? 1 अंडों को देखने की, 2 चिड़िया को उड़ाने की, 3 चिड़िया के लिए सभी प्रबंध करने की, 4 चिड़िया के अंडों से बच्चे बनने की प्रक्रिया देखने की। तो यहाँ पर सही उत्तर 4 ही है। चिड़िया के अंडों से बच्चे बनने की प्रक्रिया देखने की बच्चों के मन में जिज्ञासा थी। अगला प्रश्न है हमारा, केशव और श्यामा ने चिड़ियों के खाने के लिए क्या बिखेरा? 1 गेहूं, 2 मक्का, 3 चावल, 4 जौ। तो केशव और श्यामा ने चिड़िया के बच्चों के खाने के लिए चावल बिखेरे थे। 3 चावल बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? तो इसका उत्तर है, बाल मन जिज्ञासाओं से भरा होता है। उन्होंने पहले कभी अंडे नहीं देखे थे। उनके घर वालों ने भी उनको अंडों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। उनको पता नहीं था कि अंडों का आकार कितना बड़ा होता है, अंडे किस रंग के होते हैं, उनमें बच्चे कैसे पैदा होते हैं, वे क्या खाते हैं, उनका घोंसला कैसा होता है। बच्चों के मन में इस तरह के सवाल स्वाभाविक ही थे। अगला प्रश्न है, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? उत्तर, कार्निस पर चिड़िया के अंडे थे। केशव और श्यामा ने सोचा कि अंडों से बच्चे निकल आए होंगे, उन्हें धूप से बचाने के लिए छत बनाना था, इसीलिए टोकरी मंगाई गई। चिथड़ों से उनके लिए गद्दी बनाई गई। दाना पानी मंगाकर उनकी भूख मिटाने का प्रबंध किया गया। प्याली में खाने के लिए दाना और पानी रख दिया। अगला हमारा प्रश्न है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? उत्तर, केशव और श्यामा ने अपनी ओर से तो उन अंडों की रक्षा करनी चाहिए, पर यह उनकी नादानी सिद्ध हुई। चिड़िया अपने अंडों की रक्षा स्वयं कर सकती थी। बच्चे ने अंडों की रक्षा करने के प्रयास में उन्हें छूकर गंदा कर दिया। उन्हें नहीं मालूम था कि यदि वे अंडों को छू लेंगे तो चिड़िया उन्हें छोड़ ही देगी। वास्तव में वे तो उन अंडों की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन नादानी में रक्षा में हत्या हो गई। अगला प्रश्न है, ये बड़ा प्रश्न है, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? तो देखिए, ये सोच कर जवाब देने वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर बच्चे क्या सोच के लिख सकते हैं वो मैंने लिखने की कोशिश की है। केशव और श्यामा ने अनुमान लगाया
कि अब उन अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। चिड़िया इतना कहाँ से लाएगी? गरीब बच्चे इस तरह चूं चूं करके मर जाएंगे। उन्हें धूप से भी कष्ट होगा। यदि केशव और श्यामा की जगह हम होते तो हम अनुमान लगाते कि कोई जानवर या अन्य जीव जंतु तो अंडों तक नहीं पहुंच जाएगा। कार्निस तक कोई जानवर ना पहुंचे, मैं इसका प्रयास करता। हम अंडों के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। चिड़ियों के लिए दाना हम कार्निस पर रखने की जगह नीचे जमीन पर बिखेर देते। प्रश्न है अगला, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? उत्तर, क्योंकि वही समय ऐसा था जब वे बाहर आकर चुपचाप चिड़िया के बच्चे को देख सकते थे। माँ उनको देख लेती तो अंडों को हाथ न लगाने देती। माँ के पूछने पर पिटाई के डर से दोनों में से किसी ने बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र जी ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। आप इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? उत्तर, हम इसका दूसरा अन्य शीर्षक रक्षा में हत्या या बच्चों की नादानी देना चाहेंगे। प्रश्न है अगला, इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता? अनुमान करो और अपने साथियों को सुनाओ। तो देखिए, ये भी सोच समझ के लिखने वाला प्रश्न है और जो मैंने कोशिश की है एक बच्चा क्या सोचता उस हिसाब से। उत्तर है, अगर सर्दी के दिन होते तो केशव और श्यामा अंडों को ठंड से बचाने की व्यवस्था करते। उनकी माँ उन्हें इतनी सर्दी में बाहर निकलने के लिए डांटती। अगर बरसात का मौसम होता तो वे अंडों को पानी से बचाने के लिए चिंतित रहते। उस समय उन्हें पानी में बाहर निकलने के लिए माँ से डांट सुननी पड़ती। अगला प्रश्न है, पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया वहां फिर क्यों नहीं दिखाई दी। वे कहाँ गई होंगी? इस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करो। उत्तर, चिड़ियों के सारे अंडे फूट गए, इसलिए दोनों वहां से चली गईं और फिर कभी वापस नहीं आईं। वे दोनों वहां से किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर गई होंगी। वहां घोंसला बनाया होगा और फिर समय आने पर अंडे दिए होंगे। अगला प्रश्न है, केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज या बात को लेकर कौतूहल महसूस होता है? ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि मैं ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके दिमाग में कोई ऐसे सवाल उठते हैं तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक उत्तर दिया है जिसको आप प्रयोग में ले सकते हैं। मुझे अपने घर में पैदा हुए बिल्ली के नवजात बच्चों के प्रति कौतूहल बना रहता था। एक बार मेरे घर के पिछले हिस्से में एक बिल्ली ने 3 बच्चे दिए थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत कौतूहल हुआ। बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती थी। उन्हें देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं माँ से छुपाकर कटोरी में दूध रख आया करती थी और कभी कभी अपने हिस्से की रोटी भी उन्हें खिला देती थी। मेरे मन में अक्सर यह सवाल उठता था कि बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में दबाती है तो क्या उन्हें दर्द नहीं होता? अगला प्रश्न है हमारा, श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो। एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? अगला प्रश्न है प्रश्न 3। यहाँ पे रेखा खींचनी थी। देखिए, प्रश्न जो पहला था, यहाँ पे रेखा जो है वो आपको खींचनी थी किसके लिए? पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए।
तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, श्यामा माँ से बोली कि मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। अभी यहाँ पे क्या है, मैंने का प्रयोग किसके लिए हुआ है, श्यामा के लिए, क्योंकि श्यामा माँ से बोली। और आपकी का प्रयोग किसके लिए हुआ है, माँ के लिए। तो अब यहाँ पे क्या है, जब प्रयोग कहने वाला, तो यहाँ पे आप देखेंगे तभी उन्होंने देखा एक लंबा आदमी उनकी ओर चला रहा है। पास होकर उसने क्या कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तो ये बात किसने कही है, ये उस आदमी ने कही है। तो यहाँ पर मैं जो है, मैं, आप, क्या आप, मुझे जो है वो भी पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल इस तरीके से लाइन खींच लेनी है, किस पे, मैं पर और आप मुझे पर। तीसरा प्रश्न है, केशव ने झुंझलाकर कहा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। केशव घबराकर उठा। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे क्रिया हुई। कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग करो। तो झुंझलाकर सबसे पहला है, तो झुंझलाकर का प्रयोग किया जाएगा। मोहन की बात सुन नेहा झुंझलाकर चली गई। दूसरा है बनाकर, माँ खाना बनाकर चली गई। तीसरा है घबराकर, दुर्घटना की खबर सुन वह घबराकर उठा। चौथा है टिकाकर, अर्जुन ने नजरें टिकाकर निशाना साधा। और अंतिम है गिड़गिड़ाकर, राजीव ने गिड़गिड़ाकर श्याम से माफी मांगी। चौथा प्रश्न है, देखिए बड़ा सारा प्रश्न है। नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का अंश दिया गया है। आप इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना यह अंश अधूरा सा है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगहों पर विराम चिन्ह लगाओ। तो देखिए यहाँ पे मैं पढ़ देती हूँ। उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे, चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। पंडित जी ने बुलाया, खोमचे वाले कहिए क्या हुआ, भूख लग आई ना, अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा आपका नहीं। मोटे राम अब क्या कहता है, यहाँ क्या किसी साधु से कम है, चाहे तो महीनों पड़े रहें और भूख न लगे। तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे देखे तो वहाँ क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैंने पूरा कॉमा लगाना, इन्वर्टेड कॉमा, विस्मय आदि बोधक चिन्ह सभी लगा के बताया है। उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया, विराम चिन्ह। 11 बज चुके थे, फिर से विराम चिन्ह। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था, विराम चिन्ह। पंडित जी ने बुलाया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, खोमचे वाले, इसमें अधिबोधक चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा बंद होता है, खोमचे वाला, डैश, कहिए क्या हुआ, भूख लगा आई ना, विराम चिन्ह, अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, कॉमा, हमारा आपका नहीं, विराम चिन्ह। मोटे राम, फिर इन्वर्टेड कॉमा, अबे यह क्या कहता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ क्या किसी साधु से कम है, चाहे तो महीनों पड़े रहें और भूख ना लगे, विराम चिन्ह। तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे, विराम चिन्ह। देखें तो, कॉमा, वहाँ क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है, विराम चिन्ह, इन्वर्टेड कोमा बंद होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।